टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्रैक्शन कहते किसे? रिफ्रैक्शन जब ये होता है कि जब प्रकाश की किरण यानी कि लाइट बीम वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाती है तो वह नॉर्मल की ओर थोड़ा सा झुकती है या उससे थोड़ा सा दूर हटती है। तो प्रकाश का किरण का नॉर्मल की तरफ थोड़ा झुकना या उससे दूर हटना ही क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन या अपवर्तन कहलाता है। अब देखिए नॉर्मल क्या है? नॉर्मल एक क्या कहते हैं कि काल्पनिक रेखा है जो कि हम किसी भी स्लैब पर खींच सकते हैं। काल्पनिक रेखा को हम क्या कर सकते हैं? किसी भी स्लैब पर खींच सकते हैं। यहाँ पे आपको एक नॉर्मल रेखा यहाँ पे दिखा गया, नॉर्मल हरे रंग से दिखाया गया है और यहाँ पे भी हरे रंग से नॉर्मल है। ये रेखा खींची गई है। ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रेखा होती है, 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा होती है। ये एक प्लेन पर स्थित होती है। यहाँ पर एक नीले रंग का हमने ग्लास का स्लैब लिया है, कांच का टुकड़ा लिया है और बाहर एयर मीडियम है। ये क्या कहते हैं कि हमारा डेंस मीडियम नहीं है और ग्लास जो है डेंस मीडियम है। वो विरल माध्यम है, वो डेंस नहीं है। और ये सघन माध्यम है, ग्लास जो है वो डेंस मीडियम है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है? ये जो नीचे की तरफ आ रही है ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये वाली रे रिफ्रैक्टेड रे है जो कि नॉर्मल की तरफ थोड़ा झुक गई है। एक नियम ये है कि जब भी कोई किरण माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर झुकती है और अगर किरण विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। ये दोनों बातें ध्यान रखिए। अभिलंब माने नॉर्मल से, जो अगर हम विरल माध्यम से एयर से ग्लास में डालेंगे तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा झुक जाएगी, ठीक है, बेंड करेगी। और अगर उस बस से हवा में अगर निकालेंगे तो क्या करेगी? की तरफ बेंड करेगी, यानी जो नॉर्मल है उससे पोजीशन उसकी बढ़ जाए। उससे ध्यान रखना है कि किधर किरण क्या करती है। अब देखिए यही कारण है कि तुम देखते होगे कि पानी में गिलास रख के उसमें सिक्का डलवाते हैं लोग, मेला वगैरह में देखे होंगे। तो जब उसको पानी में सिक्का डलवाते हैं तो सिक्का गिलास में नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि हमको प्रकाश की किरण देखने से लगता है कि उसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। सिक्के गिलास की पोजीशन क्या होनी चाहिए? हमको होनी चाहिए यहाँ पे, ये रहता यहाँ पे गिलास, लेकिन इसी के कारण रिफ्रैक्शन के कारण ये यहाँ ना दिख के हमको यहाँ पे दिखाई देने लगता है। और यहाँ दिखने के कारण हम क्या करते हैं? सिक्के को यहाँ पर डाल के हम यहाँ पे डालने लगते हैं और हमको वो क्या होता है, सिक्का नहीं पड़ पाता, ये दिखाई दे जाता है। ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉ क्या है? पहला लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू इंसिडेंस of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane। भाई जो दोनों मीडिया होने चाहिए रिफ्रैक्शन के लिए ट्रांसपेरेंट मीडिया होना चाहिए। यानी वायु है और लकड़ी है, वायु है और लोहा है, ऐसा रख दिए तो वहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा। दोनों मीडिया ऐसा होना चाहिए कि वायु में से प्रवेश करे प्रकाश तो कांच को पार करके आ, जैसे कांच की खिड़कियां हम लोग लगाते हैं तो रिफ्रैक्टेड रे हमारे अंदर आ पाती है। वहां पे क्या है, वायु में से कांच को पास करके हमारे पास प्रकाश आता है। तो इसमें कह रहा है कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन पर एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो तीनों एक ही प्लेन और एक ही बिंदु पर स्थित। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉर्मल जहाँ पे है वहीं पे ये इंसिडेंस रे है, इंसिडेंट रे है और यहीं पे रिफ्रैक्टेड रे है। तीनों एक ही बिंदु पर एक ही प्लेन पर स्थित है। ये हमारी बात लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट पॉइंट है।
of sine of angle of incidence to the sine of angle of, जो क्या कहते हैं कि साइन ऑफ एंगल अगर हम निकाल दें इंसिडेंस का और साइन ऑफ एंगल निकाल दें रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्टेड रे का, तो वो दोनों मिलाकर क्या होता है कांस्टेंट के बराबर आता है, उसका मान नियत होता है फॉर दी गिवन लाइट ऑफ ग्लास कलर फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि जो निकाला जा रहा है हमारा रिफ्लेक्ट, ये जो है ये एक जैसे लाइट होनी चाहिए। लाइट एक निश्चित लाइट के लिए, मतलब लाल पीला हरा नीला कोई भी एक लाइट का कलर हो सकता है, और एक निश्चित मीडिया के लिए इसका मान एक निश्चित होता है। ये नहीं कि लाल लाइट के लिए कुछ और आ रहा है और हरे लाइट के लिए साइन आई आर का मान निकालें, तो ये गलत हो जाएगा। दोनों क्या होना चाहिए, एक निश्चित ही होना चाहिए। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है कांस्टेंट। और अगली चीज है कि स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वह 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जैसा कि यहाँ पे लिख के बताया गया है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहेंगे। तो यहाँ पे कांच का एक स्लैब लिया गया है और मीडियम 1 एयर लिया गया है, मीडियम 2 ग्लास लिया गया है। तो कह रहा है कि दो के सापेक्ष अगर एक का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 करके हम क्या करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान निकाल लेंगे। अगर मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट v1 है और मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट क्या है v2 है। स्पीड ऑफ लाइट v1 क्या है, v1 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और v2 जो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये दूसरे मीडियम में स्पीड है लाइट की। तो 2 1 लिखेंगे, इसका मतलब दूसरे के सापेक्ष पहले का अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो वह v1 अपॉन v2 हो जाएगा। और 1 2 का मतलब है पहले के सापेक्ष अगर दूसरे का निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो v2 अपॉन v1 इसकी वैल्यू आ जाएगी सवाल लगाते समय। अगली बात करते हैं लेंस की। लेंस के बारे में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि लेंस बनता कैसे है। लेंस जैसे हमारा हमने दर्पण बनाया था गोली दर्पण, तो स्फेरिकल मिरर जो बना था उसमें क्या था एक गोला इस्तेमाल किया गया था, उसको अंदर बाहर से कलई कर दिए थे। यहाँ पे क्या करते हैं दो गोले लेते हैं, चाहे सेम रेडियस के ले लें चाहे भिन्न भिन्न रेडियस के ले लें। लेंस बनाते समय गोले जो लिए जाते हैं दो लिए जाते हैं। अगर दो गोले ले लिए हैं तो ये बात स्पष्ट है कि दोनों गोलों के सेंटर अलग अलग होंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा इसके दो होंगे। दो फोकल लेंथ होंगी, फोकल लेंथ भी इसकी क्या होंगी दो होंगी। सेम प्रोसेस है, इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का दूना होता है। ये नहीं कि मिरर में दूना होता है और यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे और वहां पे दोनों जगह क्या होता है एक जैसी घटना दोनों जगह घटित होती है। यहाँ पे भी दूना है तो यहाँ पे वहां पे भी क्या होगा, हमारा दर्पण के केस में भी मिरर के केस में भी डबल होता है। तो इनको लेंस बनाते समय इन गोले की चकत्तियां काट के निकाल लेते हैं दोनों को, और उसके बीच में कांच भर दिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कांच की फिलिंग कर दी जाती है। फिलिंग करके हम कांच को यहाँ पे, यहाँ देखिए कांच भरा गया है, ये कांच भर दिया गया है और ये लेंस का निर्माण हो गया है। लेंस बनाते समय हम उसमें कांच भर देते हैं, दोनों की चकत्ती काट के निकाल लेंगे। दोनों हालो स्फीयर होने चाहिए। स्फीयर कैसे होने चाहिए, हालो होना चाहिए, खाली स्फीयर होना चाहिए, खोखला गोला होना चाहिए। उसके बीच में हम कांच भर के लेंस बनाते हैं और ये लेंस का निर्माण हो जाता है। लेंस के किनारे पे जहाँ पे पतली हो और बीच में मोटा हो तो उसको हम
कन्वेक्स लेंस कहते हैं या उत्तल लेंस कहते हैं। छूकर हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई लेंस अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है? तो उत्तल लेंस की पहचान ये होती है कि इसका जो भाग होता है किनारे पर पतला और बीच में उभरा हुआ मोटा होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। और ये कन्वर्जिंग लेंस भी कहलाता है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करके एक बिंदु पे लाने का प्रयास करता है। दूसरा है डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है। इसमें भी वही सेम प्रोसेस है, दो खोखले गोले लिए जाते हैं, उनकी चकत्ती काट के निकाल ली जाती है और उनके बीच में उल्टा करके, वहां पे क्या था, गोलों का मुंह सामने और करके चिपका दिया गया था, तो भरा हुआ बन गया था। उल्टे गोला पीठ सका के अगर रख दिए जाए दोनों गोले, तो क्या होगा, दोनों के किनारे जो होंगे वह मोटे हो जाते हैं और बीच वाला हिस्सा इसका क्या रहता है? पतला रहता है और ये किरणों को फैलाने का काम करता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। डाइवर्जिंग लेंस कहने का मेन कारण ये है कि ये किरणों को फैलाने का काम करता है। इसके बीच में भी हम क्या करते हैं? यहाँ पे फिलअप करते हैं, कांच की फिलअप की गई है और ये डाइवर्जिंग लेंस कहलाएगा। ये भी लेंस का फॉर्मेशन हुआ। फिर कैसे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होता है? जो प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर किरणें जाती हैं वह फोकस F1 से होकर निकलती है। कन्वर्जिंग लेंस में, कन्वेक्स लेंस में फोकस से होकर गुजरती हैं और सारी किरणें फोकस से होकर गुजरती हैं। इसका मतलब ये सारी किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करने का प्रयास करता है या कर देता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। डाइवर्जिंग लेंस हम क्यों कहते हैं कनकेव लेंस को? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने के बाद ये अपवर्तित होकर किरणें रिफ्रैक्टेड होकर ये ऐसे निकलती हैं बाहर, जैसे लगता है कि प्रिंसिपल फोकस F1 से होकर जा रही हूँ। F1 से होकर ये जाती हुई प्रतीत होने लगती है यहाँ पे। तो इसलिए क्या कहते हैं इसको? हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि ये किरण को फैलाने का काम करता है। लेंस के बारे में यह अवधारणा जान जाइए, ये दो खोखले गोले गोलों से निकाला गया होता है, टू हॉलो स्फीयर से निकाला गया होता है। इसलिए इसका जो है प्रत्येक, उनके बीच में क्या किया जाता है? कांच भर दिया जाता है, तो ये लेंस का निर्माण होता है। और इसीलिए इसके दो रेडियस ऑफ कर्वेचर, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो फोकल लेंथ, और इसके सब चीज डबल डबल होती है। और सेम चीज वही होता है, यहाँ पे भी फोकल लेंथ जो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है? आधी होती है, R/2 ही लिखा जाता है। ये खोखले गोले हमारे सेम डायमीटर के भी हो सकते हैं और अलग अलग रेडियस के भी हो सकते हैं। यहाँ तक हम लोग आज इसका अध्ययन किए हैं। इसके आगे का अध्ययन शाम के समय नेक्स्ट वीडियो